सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कल जो हमने देखा था, हमने बात की थी गुप्त काल में, जो धर्म के बारे में बात की थी और ये बताया था कि गुप्त काल के जो शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के तो वहां पर हमने गुप्त काल जो था वो क्या कर दिया था, समाप्त। और गुप्त काल से आगे फिर आता है गुप्तोत्तर काल, बोलते हैं उसको, यानी कि गुप्त काल के बाद। तो गुप्तोत्तर काल की अगर बात हम करते हैं तो 550 ईस्वी से इसका शुरुआती दौर मानते हैं। इसका शुरुआती दौर कैसे मानते हैं? ऐसे मानते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे जो पतन की ओर चल पड़ा। पतन की ओर कैसे चल पड़ा था? ये गुप्त काल में जो थे शासक है, अंत में जाके 550 ईस्वी के दौरान अकुशल शासक आ गए थे। और अकुशल शासक आने के कारण ये गुप्त साम्राज्य जो है धीरे धीरे पतन की ओर शुरू हो जाता है। तो भारतीय राजनीति में फिर से विकेंद्रीकरण का दौर आता है एक बार फिर से। भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। उस समय जो गुप्त काल के जो सामंत जो थे, जो गुप्त काल के नियंत्रण में जो छोटे छोटे राज्य थे, वह अपने आप को क्या कर लेते, स्वतंत्र कर लेते। ठीक है? उनमें से एक राज्य है थानेसर में वर्धन, वर्धन वंश, इसी को बोलते हैं पुष्यभूति। कन्नौज में मौखरी वंश, बंगाल में गोंड शशांक, गोंड शासक। ठीक है? फिर मगध में उत्तरगुप्त, और सौराष्ट्र में मेत्रक, मालवा में यशो धर्मन, और पंजाब में हुण। हुणों ने क्या किया था, जब आक्रमण किया तो पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो नियंत्रण में हुणों ने कर लिया, तो अब धीरे धीरे जो गुप्त काल के जो कुशल शासक आने लगे, तो उनमें ये जो वंश जो थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र, जो ये गुप्तों के सामंत थे, इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित। ठीक है? ये गुप्तों के क्या थे, सामंत थे। इन्होंने गुप्त ये अकुशल शासकों को नष्ट कर दिया। ठीक है? उनको हरा दिया किसी भी तरह से, और अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। अपने आप को क्या मानने लगे, वहां का राजा माने। इन्हीं में से एक वंश आता है वर्धन वंश। ठीक है? इसी में आते हैं हर्षवर्धन। ठीक है? हर्षवर्धन एक बहुत प्रभावशाली राजा हुए, हिंदू सम्राट हुए। ठीक है? तो आज गुप्तोत्तर काल के बारे में हम शुरुआत करते हैं, और उसमें हम देखेंगे वर्धन वंश। कि वर्धन वंश ने इन सभी जो राज्य हैं, सौराष्ट्र, मालवा और पंजाब, फिर मगध और गोंड, यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र, और कन्नौज, इनको पूरे के पूरे क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, और एक बड़े साम्राज्य का फिर से विस्तार कर दिया था। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर का। इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर का। ठीक है? आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं। 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का धीरे 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 पतन होना शुरू हो
जाता। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में फिर से विकेंद्रीकरण का दौर। तो विकेंद्रीकरण में शक्ति जो थी वो बढ़ गई थी। तो भारतीय राजनीति में फिर से विकेंद्रीकरण का दौर आता, दौर शुरू, दौर शुरू। ठीक है, भारत में छोटे छोटे, भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता, उदय। ठीक है, इसमें, इनमें से बात करें, इनमें उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण। उदाहरण में थानेसर, थानेसर में वर्धन वंश, इसी को बोलते हैं पुष्यभूति वंश। ठीक है, फिर थानेसर में वर्धन वंश, पंजाब में हूण, ठीक है, मालवा में, मालवा में कौन सा वंश था? यशो धर्मन। ठीक है, और सौराष्ट्र में कौन सा था? मैत्रक वंश। और मालवा में कौन सा वंश था? मालवा में देख लिया हमने, यशो धर्मन। तो एक और रह गया हमारा, कौन सा? कन्नौज। कन्नौज में कौन सा वंश था? गोंड शासक, बंगाल वाले। कन्नौज में कौन था? मौखरी वंश। मौखरी वंश। और फिर कौन सा था? बंगाल। बंगाल में कौन सा वंश था? गोंड शासक। ठीक है, तो ये जो थे वंश, ये किसके सामंत थे? ये सभी के सभी किसके सामंत थे भाई? गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों के सामंत। ठीक है, यानी कि गुप्त काल में सभी के सभी क्षेत्र गुप्तों के कंट्रोल में थे। ठीक है, कन्नौज बंगाल। ठीक है, और जो मगध में था, उत्तरगुप्त। ठीक है, फिर सौराष्ट्र में, मगध में और लिख लो, मगध, मगध में उत्तरगुप्त। ठीक है, ये सभी के सभी, मगध के ऊपर तो जो गुप्तों का अधिकार था ही, लेकिन ये जो वंश जो थे, कन्नौज में मौखरी वंश, बंगाल में गौड़ शासक, पंजाब में हूण, मालवा में यशोधर्मन, और सौराष्ट्र में कौन थे? मैत्रिक, और थानेसर में हमने देखा वर्धन वंश। ठीक है, तो इन सभी, ये जो सभी क्षेत्र जो थे, ये गुप्तों के अकुशल शासक आने के कारण इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने के बाद ये अपने आप को वहां का क्या मानने लगे? राजा मानने। ठीक है,
इन्हीं वंशों में से एक वंश था वर्धन वंश। ठीक है, और वर्धन वंश में सबसे शक्तिशाली जो राजा हुए थे वो हुए थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्धन वंश की। ठीक है, ये जो सभी के सभी वंश बताए हैं, इनमें जैसे वर्धन वंश में हम हर्षवर्धन की बात करेंगे, तो हर्षवर्धन वर्धन जो है, उनकी जो बहन का नाम जो था वो था राजश्री। और राजश्री की जो शादी की थी वो कहाँ पे की थी? कन्नौज मोखरी नरेश के साथ। ठीक है, मोखरी वंश का जो राजा था, ठीक है, ग्रहवर्मन, उसके साथ की। अब मोखरी के जो शासक जो थे ग्रहवर्मन, उनकी हत्या कर दी थी गोंड वंश के शासक शशांक ने, जो बंगाल। ठीक है, ठीक है, और गोंड वंश जो शासक बंगाल का जो था, क्या नाम था उसका? शशांक। तो शशांक को मारा था किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, और जो कन्नौज वाला क्षेत्र है वो भी हर्षवर्धन ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर जो मालवा का ये जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, मैत्रिक, ठीक है, इनके साथ है वो हर्षवर्धन ने क्या कर ली थी? संधि कर ली। तो इनके बारे में हम आगे पढ़े। अब बात कर लेते हैं पंजाब में ऊन कैसे आए। ठीक है, पंजाब वाला जो क्षेत्र जो है, आधा जो वर्तमान में जो आधा पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पंजाब वाला क्षेत्र था। तो पंजाब में हूण कैसे आए? तो हूणों के बारे में एक छोटी सी जो टिप्पणी है वो देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे वर्धन वंश की। ठीक है, तो आइए, हूण। हूण कौन थे? ये क्या थे? कहाँ से आए थे? ठीक है, हूणों का आक्रमण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? हूणों का, कि जब उन्होंने आक्रमण किया भारत पर, तो क्या प्रभाव पड़ा? हूणों का आक्रमण भारत पर क्या प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? तो आइए देखते हैं। हूण मध्य एशिया से आए थे, बर्बर जनजाति थी। इसने इन्होंने 498 ईस्वी के आसपास पहला आक्रमण करना। शासक था उस समय कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बेटे सकंदगुप्त ने आक्रमण विफल कर दिया। ठीक है, आइए लिखते हैं पॉइंट। सबसे पहले, हूण मध्य एशिया मध्य एशिया से आए। हूण बर्बर जनजाति थी। ठीक है, इन्होंने, इसने, उन्होंने, इन्होंने 498 ईस्वी के आसपास पहला आक्रमण पहला आक्रमण करना चाहा। ठीक है, शासक था, शासक कौन था उस समय? कुमारगुप्त। ठीक है, और कुमारगुप्त के बेटे, कुमारगुप्त के बेटे सकंदगुप्त,
स्कंदगुप्त ने आक्रमण विफल कर दिया, कब्जा नहीं होने दिया भाई, उनको वहीं से भगा दिया, राज विफल कर दिया, कर किया। छठी शताब्दी छठी शताब्दी के प्रथम में फिर से आक्रमण किया, पंजाब में ये सफल हो गए। इनके दो शासक थे, तोरमाह मीहकुल। इनका प्रथम राजनीतिक प्रभाव था, हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो इन्होंने स्कंदगुप्त ने प्रथम बार तो क्या कर दिया, विफल कर दिया। छठी शताब्दी के ये प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में फिर से आक्रमण किया भाई इन्होंने। इसने किया उन्होंने, पंजाब में हुण सफल हो गए, पंजाब में हुण सफल, ठीक है, पंजाब में सफल। अब हुणों का प्रभाव क्या पड़ा था, ठीक है, तो इनके दो शासक थे, किनके, हुणों के, इनके दो शासक थे, नाम क्या है, तोरमाह व मिहिकुल, दो शासक। तो पंजाब में ये क्या हो गए सफल, तो पंजाब वाला क्षेत्र किसके पास, अब हुणों का भारत पर असर क्या पड़ा, इन्होंने तब आक्रमण, तो उन्होंने तब आक्रमण किया था, तो जो गुप्त जो काल जो था, उसके जो असफल जो शासक, अकुशल जो शासक जो थे, तो साम्राज्य जो था छिन्न भिन्न हो गया हुणों के। हुणों के लगातार आक्रमण से उत्तर भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो, ठीक है, हुणों ने ऐतिहासिक प्रकरणों को हानि पहुंची, इनके आक्रमण से मठ, स्तंभ, मंदिर, ग्रंथ को लूटा गया। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो हुणों के लगातार आक्रमण से सैन्य अक्षमता की कमी हो गई, सैनिक बहुत ज्यादा युद्धों में। और धार्मिक क्षेत्र की बात करें, जैसे हुणों का आक्रमण हुआ तो भारत में धार्मिक कट्टरता का माहौल शुरू हो गया, ठीक है, हर कुल में बौद्ध मठों, चैत्य विहारों को बहुत नुकसान पहुंचा है, ठीक है, इनके आक्रमण से कृषि, वाणिज्य की व्यापार, शिल्प उद्योग पर नकारात्मक, तो इन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया था, तो उन्होंने बौद्ध विहारों को नहीं छोड़ा, धार्मिक जो स्थल जो थे उनको नहीं छोड़ा, ठीक है। और अब इनके अगर आक्रमण युद्ध होगा तो सीधी बात है, कृषि को भी खतरा है, व्यापार को भी खतरा है, और उद्योग को भी, तो नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं, हुणों के आक्रमण से हुणों के आक्रमण से कृषि, व्यापार, शिल्प उद्योग, धार्मिक स्थलों,
पर नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो, ठीक है। लेकिन धार्मिक कट्टरता आई। धार्मिक कट्टरता कैसे आई कि मंदिरों को तोड़ेंगे, मठों को तोड़ेंगे, तो धार्मिक कट्टरता तो आनी है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखते हैं। इनके आक्रमणों से, हुनों के आक्रमणों से आक्रमणों से धार्मिक कट्टरता, कट्टरता, ठीक है। तो ये हो गया भाई हुनों का भारत पर आक्रमण। अब पंजाब वाला क्षेत्र किसके पास? हुन। पंजाब में सफल हो गए। ठीक। तो पंजाब का क्षेत्र किसके पास हो गया? हुनों के पास। ठीक। आगे आई, हुनों का आक्रमण देख लिया हमने। हुन पंजाब पर है। अब बात करते हैं मोखरी, कन्नौज, कन्नौज के शासकों की। मोखरी वंश, मोखरी वंश की बात करते हैं। मोखरी वंश ये गुप्तों के सामंत थे, जिन्होंने गुप्तों को अकुशल देखकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। प्रमुख शासकों की बात करें तो हरिवर्मा और ग्रहवर्मन, ये इनके प्रमुख शासक थे। इनका क्षेत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार। इन्होंने भारत को हुनों के शासकों से बचाया। ठीक है, ये लिखते हैं इनके बारे में, मोखरी वंश। मोखरी वंश ये गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के सामंत थे, जिन्होंने गुप्तों को अकुशल देखकर अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्र कर लिया। ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन से थे? प्रमुख शासक हरिवर्मा, ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मा, सरवर्मा। ठीक है। इनका क्षेत्र की बात करें, इनका क्षेत्र भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, कन्नौज व मगध। ये इनका क्षेत्र। ठीक है। अगला जो वंश की बात करें हम, वो कौन सा था इसमें? तो इन्हीं के संबंध थे गुप्तों के, वो था कौन सा? मैत्री, मैत्रक वंश।
आइए लिखते हैं, मैत्रेय वंश था, मैत्रेय, मैत्रेय वंश। इसमें ये मैत्रेय वंश है भाई, कहाँ पे है वो? मैत्रेय वंश, और यहाँ पे मैत्रक हो गया, तो मैत्रेय वंश है, ठीक है, मैत्रेय वंश। मैत्रेय वंश की बात करें तो इनका शासन सौराष्ट्र में, ये गुप्तों के क्या थे, सामंत थे, राजधानी इनकी वल्लभ थी। शासन सौराष्ट्र में, ये गुप्तों के सामंत थे, राजधानी इनकी कौन सी थी, वल्लभी थी। ये कुछ वंश थे जो इनके गुप्तों के सामंत थे, और इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र। इन्हीं में एक वंश था वर्धन वंश। सभी वंशों में वर्धन वंश उभर कर आता है। सभी वंशों में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की शुरुआत 6ठी ईस्वी में के प्रारंभ से शुरू हो जाती है। पुष्यभूति ने शुरू किया था ये वंश। इस वंश में प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन के पुत्र, जिन्होंने उन्हों को क्या किया, समाप्त किया, प्रभाकर वर्धन ने। और प्रभाकर वर्धन के पुत्र हुए थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह हमने बताया मोखरी शासक जो था ग्रहवर्मन, उसके साथ किया। आइए, सभी वंशों में अब लिखते हैं उससे पुत्री व प्रभाकर वर्धन व वर्धन वंश ठीक है। सभी वंशों में कौन सा वंश उभर कर आया, वर्धन वंश उभर कर उभर कर आता, ठीक है। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भूति वंश की शुरुआत 6ठी शताब्दी या 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में होती, प्रारंभ में शुरू होती, शुरू हो जाती। पुष्यभूति पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की, इसीलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इस वंश के प्रभाकर वर्धन, इस वंश में राजा हुआ था प्रभाकर वर्धन। इस वंश में प्रभाकर वर्धन
प्रभाकर वर्धन राजा हुए, जिन्होंने उन्हों को क्या किया, पराजित किया। ठीक है, जिन्होंने उन्हों को पराजित किया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र व एक पुत्री थी। दो पुत्र एक पुत्री। एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और जो हर्षवर्धन और जो पुत्री का जो नाम था वो था राजश्री। और राजश्री की जो शादी हुई थी, जो विवाह हुआ था, वो हुआ था किसके साथ विवाह, किसके साथ हुआ था वो हुआ था मौखरी शासक, मौखरी शासक के साथ, ग्रह ब्रह्मन, ग्रह ब्रह्मा के साथ, ग्रह ब्रह्मन या ग्रह से हुआ था। ठीक है, तो ये थी वर्धन वंश में जो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। फिर राजश्री के विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ, या ग्रह। राज्यवर्धन जब राज कर रहा था, तब जो शशांक गोंड शासक बंगाल का ने इनकी हत्या। ठीक है, तो राज्यवर्धन की हत्या कैसे की, जैसे ग्रह वर्मन जो था उसकी शशांक ने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है? यानी कि तो राजश्री के पत्नी जो पति है उनकी हत्या कर दी शशांक। बंगाल का जो शासक जो था, गोंड शासक शशांक ने हत्या। अब राज्यवर्धन बदला लेने के लिए, तो राज्यवर्धन की भी क्या कर दी, हत्या कर दी शशांक ने धोखे से। तो युवावस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना। इसके सामने बहुत परेशानियां। पहली, राजश्री को मुक्त कराना, क्योंकि राजश्री को बंदी बना लिया था किसी ने। और दूसरा संघ जो था उससे बदला लिया। इसका बदला अपने भाई का, जो अपने जो राज्यवर्धन को मारा था उसका बदला देना, और राजश्री के जो पति को मारा था उसका बदला। ये भी परेशानियां हर्षवर्धन की। और थानेसर व कन्नौज पर राजा करना, राज करना, ये भी चुनौती। ठीक है, तो आइए लिखते हैं एक पॉइंट। राज्यवर्धन राज्यवर्धन जब राज कर रहा था, तब शशांक ने शशांक गोंड
शासक कहाँ का था ये? बंगाल। बंगाल है का ने इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, इनकी राज्यवर्धन धोखे से। पहले तो किसको मार दिया? राजश्री के घर वाले को मार दिया, ग्रहवर्मन को। और फिर जब ये राज्यवर्धन बदला लेने गया तो धोखे से किसको मार दिया? राज्यवर्धन हत्या। युवावस्था में युवा अवस्था में हर्षवर्धन हर्षवर्धन राजा बनता है। ठीक है। हर्षवर्धन कब राजा बनता है? 606 ईस्वी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है। अब युवा अवस्था में हर्षवर्धन राजा बनेगा, राजा बना है, सीधी बात है, इनके सामने चुनौतियां भी। चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी शशांक, क्योंकि राजश्री को इसने बंदी बना रखा था और राज्यवर्धन की हत्या, तो इससे बदला लेना जरूरी था। पहला जो टारगेट था हर्षवर्धन का वो था शशांक। दूसरा कि थानेश्वर पर राज कैसे किया जाए, और थानेश्वर के साथ साथ जो कन्नौज जो था उस पर राज कैसे किया, यह भी क्या थी, एक है चुनौती थी। ठीक है। तो आइए लिखते हैं दो तीन पॉइंट और। ये राजा कब बना था? 606 ईस्वी। और 606 से लेकर 647 तक ये राजा रहा। और इनके जन्म की जब बात करें हम, तो इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी। तो यानी कि 590, ये 16 वर्ष की एज में ही क्या बन गया था? अगर ये 16 वर्ष की आयु में राजा बन गया। ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में ही क्या बन गया था? राजा। राजा बन गया। तो इनके सामने बहुत परेशानियां होती हैं। पहली, राजश्री को मुक्त कराना, शशांक से बदला लेना, और थानेश्वर व कन्नौज। हर्षवर्धन के सामने परेशान। हर्षवर्धन के सामने परेशान, परेशानी, क्या क्या परेशानी थी? राजश्री को मुक्त कराना, मुक्त, मुक्त कराना, शशांक से बदला लेना, बदला लेना। और जो तीसरी परेशानी थी वो था थानेसर व कन्नौज पर राज करना।
ठीक है। तो कल हम आज जो हमने देखा हर्षवर्धन तक जो जानकारियां जो हमारे सामने जो तथ्य जो थे वो हमने देख ली, ठीक है। कल हम बात करेंगे हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में। हर्षवर्धन का जो शासन जो था, जो सबसे शक्तिशाली इसमें जो वर्धन वंश में हर्षवर्धन ही थे, तो इनके बारे में हम जानकारियां देखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में कल हम देखेंगे, इनके जो उपलब्धियां वो राजनीतिक उपलब्धि कौन सी थी, सैन्य उपलब्धि कौन सी थी, और कूटनीति उपलब्धि कौन सी थी, धार्मिक उपलब्धि कौन सी, फिर सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में देखेंगे। और इनके दरबार में एक यात्री आए थे हवेन सांग, जिनको राजकुमारों का राजकुमार कहा जाता है, चीनी यात्री जो थे, उनका यात्रा वृतांत है, उसके बारे में हम, उनकी पुस्तक है सीयू की, उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इसको जो क्लास जो है इसको यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।